तो जो पहला वह टॉपिक होगा वह उपसर्ग होगा, और जो इसके बाद अगला टॉपिक होगा वह टॉपिक प्रत्यय होगा। और प्रत्यय के बाद जो टॉपिक पूछेगा वह समास पूछेगा, और जो समास के बाद टॉपिक पूछेगा वह तत्सम शब्द पूछेगा, और लास्ट और जो आखिरी टॉपिक पूछेगा वह पर्यायवाची शब्द पर पूछेगा। जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रत्यय एवं उपसर्ग पढ़ना है। और उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है उप और जो दूसरा शब्द है सर्ग। उप का जो अर्थ है वह क्या होता है, समीप, और जो सर्ग का अर्थ होता है वह होता है सृष्टि करना। तो इससे जो परिभाषा बनेगा वो बनेगा कि वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी मूल शब्द के समीप आकर उसके पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि आपका कोई शब्द होगा और जो उपसर्ग होगा वह उसके आगे जुड़ जाएगा, और वह जब इसके आगे जुड़ जाएगा तो वह क्या करेगा कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा। वह जो पहले होगा वह नहीं होगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे में आप देख लीजिए नाथ। नाथ क्या है, यह एक शब्द है, लेकिन इसके आगे जब मैंने अ उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, अनाथ। अनाथ का मतलब कि जिसका कोई भी न हो ना। तो ये नाथ का मतलब तो मतलब कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जिसके सब हो ना, और जब इसके आगे मैंने अ लगा दिया तो ये क्या हो गया, अनाथ। अनाथ का मतलब यही हुआ कि जिसका कोई न हो। तो ये उपसर्ग जब आया तो इस शब्द से पहले जुड़ा, इस शब्द से पहले जुड़ा, और क्या क्या इसकी अर्थ, जो इसका अर्थ निकल के आ रहा था उस अर्थ को यह बदल के दूसरा अर्थ बना दिया ना। तो जो वही परिभाषा में मैंने बताया आपको कि कोई मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में जो परिवर्तन कर देगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम उपसर्ग कहेंगे। जैसे कि अनाथ। अनाथ में यह अ पहले जुड़कर इसके मूल शब्द में परिवर्तन करके इसे अनाथ बना दिया। पहले यह नाथ था, फिर इसमें यह अ आके जुड़ गया। अब यह अ क्या है, देखिए ये अ जो है यही उपसर्ग है, और यह जो नाथ है यही मूल शब्द है। यानी कि मूल शब्द से पहले जुड़ा, देखिए इसी के पहले नहीं जुड़ा, और जब इसके पहले जुड़ा तो इसके शब्द में परिवर्तन करके अनाथ बना दिया। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वह देखिए, वह क्या है, प्रत्येक है। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है कि प्रति प्लस एक। यह प्रत्येक जो है प्रति प्लस एक कैसे हुआ, यह आपको संधि में मालूम चलेगा, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो यह जो प्रत्येक है यह क्या हुआ कि पहले एक था, पहले क्या था, एक था, और यह जो प्रति उपसर्ग है यह क्या हुआ कि इसके आगे आकर जुड़ गया, और जब हम इसे इसमें जुड़े तो यह एक नया शब्द निकल के आ गया। इससे वह शब्द निकल के आया प्रत्येक। यानी कि प्रत्येक यानी कि एक एक, हर लोग, हर प्रत्येक लोग बोलते हो ना कि प्रत्येक लोग, यानी एक एक लोग। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, एक एक लोग। लेकिन पहले क्या था कि यह पहले एक था, क्या था पहले, यह पहले एक था, पहले एक था। लेकिन जब हम इसमें प्रति उपसर्ग ऐड कर दिए, क्या किए, जब इसमें हम प्रति उपसर्ग ऐड कर दिए तो इसके शब्द में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, और इसका जो अर्थ निकल के आया वह निकल के आया प्रत्येक। अब प्रत्येक का मतलब आपको मालूम है कि एक एक। पहले तो केवल एक था, लेकिन जैसे ही उपसर्ग लगाए एक एक हो गया ना। तो यानी क्या हुआ कि यह मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो इसका जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब चलते हैं हम इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और वह एग्जाम्पल जो है वह एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए जो प्रत्यय है वह, यह सब जो है यह सब प्रत्यय है। क्या है, यह सब प्रत्यय है, और इनसे जो शब्द बना है वह देखिए, जैसे अन प्रत्यय लगा तो अनपढ़ हो गया अनमोल, अनदेखा, अनजान, अनभिज्ञ, अनहोनी। तो इसमें जो प्रत्यय बना देखिए वो कौन सा, अरे यार सॉरी प्रत्यय बोल रहा हूँ मैं,
इसमें जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा उपसर्ग लगा है? अन लगा है। इसमें अन उपसर्ग लगा है और इसमें जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा लगा है? अन लगा है। और इसमें भी अन उपसर्ग लगा है, देखिए इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के देखिए दे देगा ना, ये इसी प्रकार का उपसर्ग देगा आपको और बोलेगा कि इससे आप क्या करिए, 3 ठो शब्द बनाइए। अगर एक उपसर्ग देगा तो बोलेगा कि इसे 3 ठो शब्द बनाइए, या तो क्या करेगा 3 ठो उपसर्ग देगा और बोलेगा एक एक शब्द बनाइए इनसे बनने वाले। तो मैंने एक से अधिक जो शब्द बना दिया है, क्योंकि अगर ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको दिमाग में क्या होगा, ये सेट हो जाएगा कि आपको किस प्रकार बनाना है ना। तो मैंने अन उपसर्ग पे जो मैंने शब्द बनाया हुआ है अनपढ़, अनमोल, अनदेखा, अनजान, अनविज्ञ, अनहोनी। और अगला जो उपसर्ग है वह क्या है? अप। और अप पे जो शब्द बनेगा देखिए अपकार, अपवाद ना, फिर यहाँ पे अपकीर्ति, फिर यहाँ पे अपराध, अपव्यय, अपमानित। यह अप पर बना। अब जो अगला है वह क्या है? अनु। अनु पर जो उपसर्ग बनेगा वह बनेगा अनुयायी, अनुभव, अनुग्रह, अनुशासन, अनुसार, अनुवाद। अगला जो प्रत्यय है वह है अधि। और अधि पर जो शब्द बनेगा वह क्या होगा? अधिकार, अधिनायक, अधिभार, अधिगुण, अधिकरण। और सु से जो बनेगा वो होगा सुकर्म, सुधार, सुकवि, सुगम, सुलभ, सुशिक्षा। और जो अगला उपसर्ग होगा वह अभि है। अभि से जो शब्द बनने वाला है वह क्या है? अभिलाषा, अभिप्राय, अभ्यागत, अभ्यागत। देखिए अभ्या, इसका जो आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वह बनेगा अभि प्लस आगत। तो अभि प्रत्यय हो गया ना। संधि विच्छेद करना मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। फिर क्या हो गया यहाँ पे? अभिमान, अभियोग। और जो अगला उपसर्ग है वह है परि। परि से जो शब्द बनेगा परिणाम, परिचय, परिक्रमा, परिमाण, परिपूर्ण, परिवहन। और जो अगला उपसर्ग है उप उपसर्ग है और इससे जो बनेगा वह बनेगा उपकार, उपनाम, उपवन, उपचार, उपप्रधान, उपस्थिति ना। अब जब अ उपसर्ग लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? अहिंसा, अत्याचार, अनाथ, अविश्वास, अलिखित। और जब आप सह उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? सहमति, सहचर, सहपाठी, सहयोगी, सहोदर, सहकर्मी। और आप जब फिर इसके बाद प्र उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्रहार, प्रसार, प्रख्यात, प्रयोग, प्रचार, प्रमुख। और जब आ उपसर्ग पर आपको शब्द बनाना होगा तो क्या बनेगा? आदान, आगमन, आजीवन, आरक्त, आक्रोश, आभार। और जब आपको निर उपसर्ग पर शब्द बनाना होगा तो क्या बनेगा? निर्मल, निर्जल, निर्दोष, निर्भय, निर्जीव, निर्मल। तो यह जो उपसर्ग हैं इन्हीं उपसर्ग में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और इन उपसर्ग से आपको क्या करना होगा? शब्द बनाना होगा। तो मैंने कुछ शब्दों को बना रखा है और कोई ऐसी बात नहीं है कि यही जो शब्द है इसे आप याद करके जाएं और इन्हीं में से लिखें। आप अपने से भी बना सकते हैं। मैंने बस आपको एक मार्ग दिखाया है कि आप किस प्रकार इन उपसर्ग से अपने शब्द को बना पाएंगे। और आपको बस इतना याद रखना होगा कि उपसर्ग जो है वह क्या होगा? आगे लगेगा, जो शब्द होगा उसके आगे लगेगा। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रत्यय। देखिए प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द जो है वह यह भी क्या है कि 2 शब्द से मिलकर बना है। एक जो शब्द है वह है प्रति और जो दूसरा है वह क्या है? अय। प्रति का जो अर्थ होता है वह होता है साथ में। प्रति का क्या अर्थ होता है? साथ में। और जो अय है इसका अर्थ होता है बाद। इसका मतलब यह है कि जो मूल शब्द होगा उसके क्या करेगा? यह बाद में जुड़ेगा ना। उपसर्ग में क्या होता था? उपसर्ग में जो हम जोड़ते थे वह क्या करते थे? आगे जोड़ते थे ना। कोई शब्द दिया रहता था और उसके हम आगे जोड़ते थे। और लेकिन हम प्रत्यय में क्या करेंगे कि जो शब्द दिया रहेगा उसके
पीछे जोड़ेंगे ना। तो सबसे मस्त आपको तरीका मैं यही बता पाऊंगा कि प्रत्यय उपसर्ग में बस एक ही अंतर आप सीख लीजिए। आपको ये सब नहीं याद करना है कि प्रत्यय दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस है, ये सब मैं बस आपको समझा रहा हूँ। और इसे याद करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको शब्द देगा और उसमें आपको प्रत्यय उपसर्ग जोड़ना होगा, या तो वह प्रत्यय उपसर्ग दे देगा, उससे शब्द बनाना होगा। बस ये एग्जाम में आपके पूछेगा। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि जब उपसर्ग देगा और बोलेगा कि इससे शब्द बनाइए, तो क्या करना कि आप जो शब्द बनाएंगे उसके आगे वह लगा देना ना, जो वह उपसर्ग देगा उसके आगे लगा देना। तो क्या हो जाएगा कि यह उपसर्ग बन जाएगा। और जब प्रत्यय बनाने के लिए कहेगा तो क्या करना कि आपका जो शब्द होगा उसके पीछे लगा देना उसे। बस इतना ही आपको करना है। क्या करना है, उपसर्ग में आगे लगाना है, प्रत्यय में पीछे। लेकिन एग्जाम में आप फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार उपसर्ग में आगे लगाना था कि प्रत्यय में पीछे लगाना था ना। तो सब बस इतना ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग में कौन बड़ा है लिखने में। देखिए उपसर्ग लिखने में बड़ा है कि प्रत्यय। देखिए प्रत्यय इतनी से में ही लिखा गया, लेकिन उपसर्ग को देखो तो इतना बड़ा लिखे ना। यानी कि हम एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि देखिए एक, फिर आधा, फिर दो, फिर एक, तीन, यानी कि ये जो उपसर्ग है यह 3.5 है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो उपसर्ग है यह क्या है, 1 2 3 4 4.5 ना, 4 4.5, यानी कि यह जो है यह 3.5 है और यह क्या है 4.5 है। और आपको मालूम है कि यह ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा वह आगे होगा, जो कम होगा वह पीछे होगा। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी आप किस तरह याद करेंगे। लेकिन मैं बस आपको इतना बता दूं कि अगर उपसर्ग होगा तो वह आगे लगेगा, और जब प्रत्यय होगा तो क्या लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है। तो प्रत्यय का जो परिभाषा है वह है कि जो मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्द या अंश क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, ये जो है शक्तिमान, एग्जाम्पल क्या है, शक्तिमान। तो इसका जो मूल शब्द था वह था शक्ति, इसका जो मूल शब्द था वह शक्ति था, और इसमें जो प्रत्यय लगा वह लगा मान। इसमें जब हम मान प्रत्यय लगाए तो यह इसका जो अर्थ निकल के आया वह निकल के आया शक्तिमान। समझ में आ रहा है आपको ना। देखिए प्रत्यय मैंने बताया आपको कि पीछे लगेगा, पीछे लगाना, और उपसर्ग में होगा तो आगे लगेगा। बस इतना समझिए आप। तो यह सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यय पर जो आपके एग्जाम में पूछेगा। तो मैं लाया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यय जो आपके एग्जाम में पूछने ही वाला है। तो जो पहला प्रत्यय है वह है आई, और आई से हम जुड़कर जो शब्द बनाएंगे, देखिए ऊंचाई। आप कहेंगे इसमें आई है कहाँ, देखिए ऊंचाई, बोलिए ऊंचा प्लस आई, ऊंचाई ना। तो इसमें आई लगा है ना। तो आई प्रत्यय जब भी लगेगा, प्रत्यय जब भी लगेगा क्या लगेगा, पीछे लगेगा, आगे नहीं लगेगा, आगे लगेगा उपसर्ग। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए ना। तो जो आई होगा, आई से जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, ऊंचाई, फिर मोटाई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, लंबाई ना। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, आई प्रत्यय लगा। और जब हम त्व प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्रभुत्व, बंधुत्व, कवित्व, लघुत्व, महत्व। और जब हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, सुंदरता, सज्जनता, मधुरता, महानता, लघुता। और जब हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा बचपन, लड़कपन, भोलापन, बढ़प्पन, पागलपन। यहाँ पे देखिए ये जो पन 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 ना, तो पन इसमें क्या हुआ कि इसमें पन प्रत्यय लगा, और इसमें कौन सा, इसमें ता प्रत्यय लगा, इसमें तो, इसमें आई ना। और जब हम आवा या वा, जब यह प्रत्यय लगाकर बोलेगा कि शब्द बनाइए, तो हम क्या बनाएंगे, पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा, चढ़ावा, जगावा ना। आवा, आवा आ रहा है ना, इसमें वा भी हो गया, आवा भी हो गया। दोनों में से कोई भी प्रत्यय देगा शब्द बनाने के लिए तो हम इस प्रकार बना देंगे। और जो अगला प्रत्यय हमारा है वह है आहट या हट ना।
देखिए इससे जो शब्द बनेगा सरसराहट, पहनावहट, घबराहट, जगमगाहट, आहट। और जब आवट या वट प्रत्यय लगाना होगा तो कौन सा शब्द बना सकते हैं हम? सजावट, लिखावट, पढ़ावट, थकावट, बनावट ना। और जब हम ई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? नगरीय, जातीय, मानवीय, भवदीय ना। और जब शब्द बनेगा तो और बहुत शब्द बन जाएंगे ई प्रत्यय से। बस मैंने इतना ही बनाया है। और आपके एग्जाम में बस इतना याद, आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना प्रत्यय थोड़ी ना बनाने के लिए बोलेगा, वह केवल एक प्रत्यय बोलेगा बनाने के लिए ना। आपको वह क्या करेगा, तो इसमें टॉपिक दे देगा, 2 टॉपिक दे के बोल देगा कि इससे एक एक शब्द बनाइए, या तो शब्द दे के बोलेगा कि इसमें प्रत्यय जोड़िए, ये प्रत्यय जोड़िए या वह प्रत्यय जोड़िए। बस आपको कन्फ्यूज कर देगा। बस आप इतना याद रखिएगा, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। ठीक। अब जो अगला प्रत्यय होगा वह होगा आनी। वह आनी पे आपसे पूछ सकता है। तो आनी से जब पूछेगा तो आप क्या शब्द बना सकते हैं? सेठानी, नौकरानी, देवरानी, पंडितानी, जेठानी। ठीक। और जो अगला प्रत्यय आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है वाह। और जब वहाँ प्रत्यय पूछेगा तो इससे आप जो शब्द बना पाएंगे वह बना पाएंगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 25वां ना। वहाँ प्रत्यय आ रहा है ना इसमें, देखिए वाह 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 ना। फिर यहाँ पे आइन प्रत्यय। और जब आइन प्रत्यय जोड़कर आपको शब्द बनाने के लिए बोलेगा तो आप कौन सा शब्द बनाएंगे? जैसे देखिए पंडिताइन, सेठाइन, देवराइन, ललाइन, मलाइन ना। तो मैंने ये कुछ शब्द बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हीं को रटें, याद करें। बस आप क्या करें, इसे समझ लें और क्या करेंगे एग्जाम में आप अपने से बनाइएगा ना, क्योंकि इतना याद करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। बस इतना याद रखिएगा कि उपसर्ग को आगे जोड़ना है, प्रत्यय को पीछे जोड़ना है। बोल देगा कि पन प्रत्यय लगाइए तो बस आप जान जाइएगा कि क्या करना है, प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय में क्या करना है, पीछे जोड़ना है, यानी पन को हमें क्या करना है, पीछे जोड़ना है। तो आप बहुत बना पाएंगे, बूढ़ापन, लड़कपन, बचपन ना। इसी प्रकार बहुत कुछ बना देंगे। और अगर वह बोल दे कि उपसर्ग लगा के कोई शब्द बनाइए तो आप क्या आ गया, उपसर्ग। उप मतलब आगे आ जाना ना। तो आप क्या करेंगे, प्र को आगे लगाएंगे, जैसे प्रकार ना, प्रचार, प्रसार। तो उसमें उपसर्ग में क्या करेंगे, हम आगे लगा देंगे और प्रत्यय में क्या करेंगे, पीछे लगा देंगे। समास। समास को पढ़ने से पहले मैं इसके परिभाषा से आपको परिचित करा दूं। समास जो है वह 2 शब्दों से टूट कर बना है। जो एक शब्द है उसका वह है सम, और जो दूसरा शब्द है इसका वह है आस। और जो सम का अर्थ होता है वह होता है समान। क्या होता है, समान होता है। और जो आस का अर्थ होता है वह होता है बैठाना। क्या होता है, बैठाना होता है ना। समास क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और जो दूसरा है वह है आस। सम का अर्थ है समान और जो आस का अर्थ है वह क्या है, बैठाना। और इससे जो परिभाषा हम बनाएंगे वह परिभाषा हम बनाएंगे कि जब किन्हीं 2 पदों को समान रूप से एक साथ बैठाते हैं तो उनके बीच में जो कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समझ में आया। हम देखिए इसी से परिभाषा बनाएंगे। अगर हम इसी से परिभाषा बनाएंगे तो हमें क्या होगा कि थोड़ा सा याद करने में आसानी होगा। हालांकि आपको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो एग्जाम्पल देगा और वो पूछेगा कि यह कौन सा समास है। लेकिन मैं आपको इसका परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो एग्जाम्पल समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने बताया क्या कि जो समास है वह क्या है कि किन्हीं 2 पदों को समान रूप से बैठाने पर उनके बीच क्या, समान रूप से बैठाने पर उनके बीच जो कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समास कहते हैं। ठीक, ये रहा परिभाषा। और आपको मालूम होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें 2 ही समास पढ़ना है। एक जो समास है वह है द्वंद्व समास
और जो दूसरा समास है वह कौन सा समास है, वह द्विगु समास है। आपको केवल 2 ही समास पढ़ना है और इन पर जो आपको मार्क्स मिलेगा वह 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम द्वंद्व और द्विगु समास अगर पढ़ लें तो हमारा क्या होगा कि 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा ना। तो जो मैंने समास का परिभाषा बताया, आपको क्या बताया कि जब किन्हीं 2 समासिक पदों को पास पास बैठाया जाता है तो उनके बीच जो कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप होता है समास कहलाता है। और मैंने ये आपको बताया है कि समास टूटकर 2 शब्दों में विभाजित हुआ और जो सम है उसका अर्थ समान होगा और जो आस है उसका अर्थ बैठाना होगा। ये तो रही परिभाषा। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक पर जो हम द्वंद्व समास और द्विगु समास में पढ़ने वाले हैं। तो जो उसका ट्रिक है वह है द्वंद्व में और छिपा, द्विगु में गणना पद आवत है। कुछ समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है, द्वंद्व समास और पढ़ना है द्विगु समास। और जो मैंने इसका ट्रिक बनाया वह है कि द्वंद्व में और छिपा, क्या द्वंद्व में और छिपा, द्विगु में गणना पद आवत है। तो पहले हम द्वंद्व को क्लियर करें फिर इसके बाद द्विगु पे चलते हैं। ठीक है, तो क्या है द्वंद्व में और छिपा, क्या छिपा और छिपा, और यानी कि जो द्वंद्व समास होगा इसमें जो पद दिए रहेंगे 2 ठो, इनके बीच में क्या होगा, और छिपा रहेगा। क्या रहेगा, और छिपा रहेगा। जैसे मान लीजिए लिखा है राजा रानी, ठीक, और ये राजा जो और रानी है, देखिए मैंने खुद बोल दिया कि राजा और रानी ना, तो इसके बीच में कौन सा शब्द छिपा है, इसके बीच में जो शब्द छिपा है वह छिपा है और। इसका जो समास विग्रह बनेगा वह क्या बनेगा, राजा और रानी। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। जब हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे आपको ना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि द्वंद्व में और छिपा, तो जो द्वंद्व समास होगा उसके जो 2 ठो पद दिए रहेंगे उसमें उनके बीच में, ठीक है, जो अलग अलग पद दिए रहेंगे उनके बीच में क्या होगा, और शब्द क्या होगा, छिपा रहेगा। ये तो उसके पहचानने का पहला तरीका होगा। और जो दूसरा तरीका है क्या है कि वो जो 2 पद दिए रहेंगे ना वह क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब विलोम होंगे, उल्टा होंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ पे एक है राजा एक है रानी, तो ये क्या है, राजा रानी का विलोम है कि नहीं, उल्टा है ना। रानी का उल्टा राजा होता है और राजा का उल्टा क्या होता है, रानी, यानी विपरीतार्थक शब्द ना। तो मैंने फिर से एक बार देखिए, द्वंद्व समास क्या है कि 2 ठो शब्द दिए रहेंगे उनके बीच में और शब्द का लोप हुआ रहेगा। लोप का मतलब क्या होता है, छिपा होगा, और शब्द क्या होगा, छिपा होगा। और जो दूसरा उसका पहचानने का तरीका होगा वह क्या होगा कि जो दोनों शब्द दिए रहेंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे, वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो द्वंद्व समास आपको समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं हम द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल पे, फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विगु समास ना। तो जो द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वह क्या है, देश विदेश। यहाँ पे जो लाइन है ना, मैंने वीडियो इससे पहले भी समास पे बनाया और उसको एडिट सब कर दिया था, और अचानक वो क्या हुआ कि बाई मिस्टेक डिलीट हो गया, तो मुझे फिर से समास पे वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए यह सब लाइन पहले का पड़ा हुआ है। तो इसका जो पहला ये एग्जाम्पल है वह क्या है, देश विदेश ना। तो मैंने आपको बताया कि जो समास होगा उनके बीच में और शब्द छिपा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है देश और विदेश लिखा है, इनके बीच में क्या है, और शब्द क्या है, छिपा हुआ है। यानी कि हम इसे इस प्रकार बोल सकते हैं कि देश और विदेश, यही बोलेंगे ना। और देखिए मैंने बताया क्या कि यह जो 2 शब्द होंगे यह आपस में क्या होंगे, विलोम होंगे। देखिए देश का उल्टा विदेश होता है कि नहीं, और विदेश का उल्टा देश होता है कि नहीं, होता है ना। तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देश और विदेश। इसी प्रकार अगला देखिए माता और पिता, इसका क्या समास विग्रह बनेगा, माता और पिता। ठीक, अब देखिए अगला रात और दिन ना,
इसके बीच में कौन सा शब्द छिपा है? और शब्द छिपा है ना। तो ये कौन सा समास बन जाएगा? द्वंद्व समास। ये पूरे क्या है? ये पूरे जितने समास मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, ये पूरे द्वंद्व समास है। सबके बीच में देखिएगा और शब्द छिपा रहेगा, और वो जो दो शब्द रहेंगे वो आपस में क्या होंगे? विलोम शब्द होंगे, उल्टा होंगे एक दूसरे के। देखिए फिर यहाँ पे रात और दिन, रात का उल्टा दिन हो गया, और दिन का उल्टा क्या हो गया? रात हो गया। और जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? रात और दिन। फिर पाप पुण्य, पाप और पुण्य। फिर यहाँ पे देखिए हर्ष और विषाद ना। फिर अन्न और जल ना, अन्न का उल्टा जल, और जल का उल्टा क्या होगा? अन्न होगा। फिर यहाँ पे देखिए जन्म और मरण ना। फिर यहाँ पे यश और अपयश ना। फिर यहाँ पे अपना और पराया, और यहाँ पे हानि और लाभ। फिर नर और नारी ना। देखिए यहाँ पे नर का उल्टा क्या होता है? नारी होता है ना। नर का मतलब पुरुष, और नारी का मतलब महिला ना। तो पुरुष का विलोम क्या होगा? महिला होगा, और जो महिला होगा महिला का विलोम पुरुष होगा। देखिए इसका और भी एग्जाम्पल है, और जो एग्जाम्पल है वह है, देखिए क्या है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण ना। तो यहाँ पे देखिए बीच में कौन सा शब्द छिपा है? और शब्द छिपा है ना। और देखिए राधा का विलोम कृष्ण, और कृष्ण का विलोम क्या होगा? राधा होगा। तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है? राजा रानी। यहाँ पे देखिए एक ही में लिखा है, एक ही में लिखा है, और हमें क्या कर रहा है? ये एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर रहा है, हमें उल्लू बना रहा है। लेकिन क्या करना है? हमें उल्लू नहीं बनना है ना, हमें बल्कि उन्हें इस बात से चौकन्ना करना है कि देखिए हमने बना दिया। तो राजा रानी का जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, क्या है कि ये लिखा है राजा रानी, एक ही में लिखा है, लेकिन हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, राजा और रानी ना। तो इसके बीच में क्या था? ये और शब्द छिपा था ना। और देखिए ये जो राजा है, राजा का विलोम क्या है? रानी है ना। और जो रानी है, रानी का विलोम क्या है? राजा है। दोनों समास में बस आपको इतना याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? कि इनके बीच में और शब्द छिपा रहेगा। और जो दूसरा है वह क्या है? कि इनका जो शब्द होगा, जो इन और शब्द के अगल बगल शब्द होंगे, यानी कि हम दूसरे शब्द से यह कह सकते हैं कि प्रथम पद जो होंगे और जो आखिरी पद होंगे, दोनों के बीच में क्या होगा? और शब्द छिपा होगा। और जो प्रथम पद और जो आखिरी पद होंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे? वह एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। जैसे यहाँ पे देखा, बता ही दिया मैंने आपको कि जो राजा है उसका विलोम रानी होगा, और जो रानी है उसका विलोम क्या होगा? राजा होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? फिर यहाँ पे देखिए लिखा है जल थल, जल और थल। फिर पिता पुत्र, पिता और पुत्र। हार जीत, हार और जीत। फिर आना और जाना। फिर नदी और नाले। घी और शक्कर। फिर यहाँ पे देखिए फिर वही एग्जाम्पल एक और यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया? पाड़ी पाद, पाड़ी, पाड़ी पाद। क्या? पाड़ी पाद ना। ठीक। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे ना, तो यहाँ पे हम जब एग्जाम में देखें, एग्जाम में हम लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा इस पर भी एक बार चर्चा कर लेना। आपके एग्जाम में मान लीजिए ये एग्जाम्पल दे दिया, पूछ दिया कि इसमें बताइए कौन सा समास है, तो हम ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे समास विग्रह। क्या लिखेंगे? समास विग्रह। फिर यहाँ पे लिख देंगे समास। ठीक है। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पाड़ी और पाद, यही बनेगा ना। अब ये पाड़ी और पाद होता क्या है? पाड़ी का मतलब हाथ, क्या? हाथ ना। और पाद का मतलब क्या होता है? पैर होता है। ठीक है। तो हाथ का उल्टा क्या होता है? पैर होता है, और जो पैर है उसका उल्टा क्या होता है? हाथ होता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक दूसरे के उल्टा हो गए, और इनके बीच में जो यह है और शब्द क्या है? छिपा है। आ रहा है ना समझ में आपको? तो फिर ये जो रूल है, दोनों रूल क्या कर रहे हैं? द्वंद्व समास को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जो इसका समास बनेगा वो कौन सा समास बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ये सब कहानी थी हमारा जो
द्वंद्व समास की थी ना। ये कहानी द्वंद्व समास की थी। अब हमें क्या करना है, दूसरा समास पढ़ना है। दूसरा समास क्या था, द्विगु समास। द्विगु समास, और जो द्विगु समास की लाइन थी वो क्या थी कि द्विगु में गणना पद आवत है, यही लाइन थी ना। देखिए मैंने फिर से आपका जो ट्रिक है मैं आपको सुना दे रहा हूँ। क्या है कि द्वंद्व में और छिपा द्विगु में गणना पद आवत है। गणना, गणना होता क्या है, नहीं कहते हैं कि गणना कीजिए कितने हैं ना। तो गणना का मतलब आप बस इतना समझिए, गिनती। गणना का मतलब क्या होता है, गिनती। अरे यार, गणना का मतलब गिनती कैसे होगा, आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए गणना मतलब होता है गिनना, और आप गिनेंगे कैसे, गिनती के जरिए गिनेंगे, यही करेंगे ना। तो गणना का मतलब क्या हो गया, गिनती। हम डायरेक्ट ऐसे ही समझ लें ना। तो द्विगु समास में क्या होगा, गणना पद आवत है, यानी कि जो आपका वो शब्द दिया रहेगा ना, जो समासिक पद आपके दिए रहेंगे वह क्या होगा, वह गणनावाचक होगा, वह गिनती वाचक होगा, वह संख्यावाचक होगा। ठीक है, देखिए मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पंचवटी, क्या है, पंचवटी। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, पंच। पंच का मतलब क्या हो गया, पाँच, पाँच होगा ना। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आया, यहाँ पे गणना शब्द आया ना, तो वही होगा। तो ये कौन सा समास बना, द्विगु समास बना। बस आप इतना याद रखिएगा कि द्वंद्व समास में बीच में और शब्द आएगा, और जो पद होंगे वह एक दूसरे के विलोम होंगे, उल्टा होंगे। और जो द्विगु समास होगा वह गणनावाचक होगा, वह संख्यावाचक होगा। उसमें क्या होगी, संख्या आएंगे, और कोई भी समास से हमें मतलब नहीं है। और आपके एग्जाम में भी यही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाँच, पाँच आया ना। तो पाँच से ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया द्विगु समास। और हम इसी प्रकार लिख के थोड़ी ना छोड़ देंगे कि ये द्विगु समास है। ये एग्जाम्पल मान लीजिए, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दिया है, तो आप जब इसका यहाँ पे समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पांच वटों का समूह। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पांच वटों का समूह ना। तो पांच वटों का समूह, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप समास। तो यहाँ पे जो समास होगा वह समास होगा द्विगु समास। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि द्विगु समास क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो है समास, एक है सप्त सिंधु। सप्त, देखिए फिर यहाँ पे सप्त आ ही गया। सप्त का मतलब सात हो गया ना, और जब गिनती वाचक हो गया तो फिर ये द्विगु समास हो ही जाएगा। फिर जब इसका हम विग्रह करेंगे वह क्या करेंगे, सात सिंधुओं का समूह। फिर यहाँ पे समास का नाम लिख देंगे, कौन सा समास होगा, यहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए त्रिदेव। फिर यहाँ पे कितने देव हो गए, तीन देव हो गए ना। फिर यहाँ पे त्रिकोण, फिर दशावतार, फिर पंच पल्लव, फिर यहाँ पे त्रिभुवन, फिर यहाँ पे सप्ताह। फिर यहाँ पे एक और देखिए जो है वह है नवरत्न। नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह। आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक ठो कैसे कि नवरत्नों का समूह या नवरत्नों का समाहार, बात एक ही है। ठीक है, तो नवरत्नों का समूह कौन सा समास, द्विगु समास। फिर अगला देखिए त्रिफला, फिर चौमासा, यहाँ पे देखिए चौमासा, फिर यहाँ पे चौराहा, फिर त्रिनेत्र, पंचतंत्र, नवनिधि, पंचानन ना। तो मैंने आपको द्विगु समास में बताया कि जो शब्द आएगा संख्यावाचक, लेकिन ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे। ये जो संख्यावाचक केवल आगे ही आना चाहिए, जो इसका प्रथम पद, याद रखिएगा इसमें कितने पद हुए हैं, दो पद है ना, प्रथम पद एक अंतिम पद। ठीक, तो जो इसका प्रथम पद है वही संख्यावाचक होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ये नौ, अरे रत्न नौ हो जाए तो भी यह द्विगु समास, ये द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि रत्न नौ, तो नौ पीछे हो गया, आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं ना। तो सबसे पहले वाली जो शब्द होगा वही संख्यावाचक होना चाहिए, यानी कि प्रथम शब्द संख्यावाचक होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि द्वंद्व समास में क्या होगा, और शब्द छिपा रहेगा, और जो प्रथम पद और जो द्वितीय पद होंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे, वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा।
और जब द्विगु समास आएगा तो उसका प्रथम पद जो होगा वह क्या होगा, वह संख्यावाचक होगा। प्रथम पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा ही दिया। तत्सम तद्भव, जो तत्सम है वह दो शब्दों से टूटकर बना है, एक है तत् और एक है सम। और जो तत् होता है इसका अर्थ जो होता है वह क्या होता है, संस्कृत होता है। और जो सम है इसका अर्थ जो निकलता है वह निकलता है समान। तो इससे जो परिभाषा बनेगा वह बनेगा कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी यूज होते हैं, क्या होते हैं, हिंदी में भी यूज होते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे में देखिए अग्नि, वायु और भी अन्य हो सकते हैं। अब लेकिन यह अग्नि वायु सब कैसे हो रहे हैं तत्सम, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। देखिए हम अगर हिंदी में देखें तो जब हम हिंदी में आग लिखते हैं और कहीं कहीं हम अग्नि का प्रयोग करते ही हैं, तो अक्सर हम आग ही लिखते हैं। लेकिन जब हम हिंदी में कोई कहानी वगैरह जब हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो उसमें आग के जगह अग्नि ही अधिकतर लिखा रहता है। लेकिन जो यह अग्नि है यह कौन सा शब्द है, यह संस्कृत का शब्द है। कहाँ का है, संस्कृत का है। तो वही बोला कि क्या बोला, संस्कृत के समान शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए वही तत्सम कहलाते हैं। तत्सम को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जो संस्कृत के शब्द हैं और उसे जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र इत्यादि। ठीक, अब तद्भव देखिए। तद्भव तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन तद्भव को जानना हमें अति आवश्यक होगा, क्योंकि हमें जो तत्सम बनाना होगा वह तद्भव का ही बनाना होगा। तो तद्भव का परिभाषा हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि वे शब्द जिनका उद्भव हिंदी से होता है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कपूर, कपूर जो है इसका जो शुद्ध है नाम वह क्या है, कर्पूर। देखिए इस प्रकार लिखा रहता है कर्पूर, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कपूर ना। तो ये रहा तद्भव, लेकिन हमें केवल मतलब तत्सम से रहेगा। हमारा एग्जाम में जो बनाना होगा हमें वह तत्सम ही बनाना होगा, हमें तद्भव दिया रहेगा। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। देखिए वो एग्जाम्पल है और वो देखिए जो प्रश्न पूछेगा वह कुछ इस प्रकार पूछेगा कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। मतलब कि आपके एग्जाम में जो तत्सम तद्भव पूछेगा वह 2 मार्क्स का पूछेगा। कितने मार्क्स का पूछेगा, वह 2 मार्क्स का पूछेगा। और उसमें से क्या करेगा, आपको कितने शब्द देगा, किन्हीं दो के तत्सम शब्द, यानी कि आपको 2 शब्द देगा और उनका हमें क्या करना होगा, उनका हमें तत्सम शब्द लिखना होगा। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, थोड़ा और आसानी होगा समझने में। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, अनजान, और जब इसका हम तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अज्ञान होगा ना। देखिए यहाँ पे तद्भव अनजान है और जो इसका तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा, अज्ञान बनेगा। फिर उसी प्रकार देखिए अंधा है, तो अंधा का जो तत्सम बनेगा वो क्या होगा, अंध। फिर आँख का अच्छी ना। फिर यहाँ पे अमी क्या होता है, अमी का होता है अमृत, इसका तत्सम क्या बनेगा, अमृत बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए जो है अमावस क्या है, तद्भव है, और जब इसका हम संस्कृत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। उसी प्रकार उत्साह का उत्साह हो जाएगा, काठ का काष्ठ हो जाएगा। किरपा ये क्या है, ये तद्भव है और इसका जो तत्सम बनेगा वो क्या होगा, कृपा। देखिए लिखने के तरीका देखिए, जो ध्यान देना है आपको इसी पर ध्यान देना है, इसके लिखने के तरीके पर कि तत्सम में किस प्रकार लिखा रहता है और तद्भव में किस प्रकार का लिखा रहता है। फिर यहाँ देखिए अम्मा का क्या है, अम्बा। फिर आग का अग्नि, फिर आम का आम्र, है ना। फिर यहाँ पे देखिए आंसू क्या है, तद्भव है और इसका जो तत्सम है वह क्या है, अश्रु है। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आसरा का क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। अनाज का तत्सम अन्न हो जाएगा, अंगुली का उंगली हो जाएगा, ओठ का ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ओठ हम क्या बोलते हैं, हम ओठ बोलते हैं, लेकिन इसका जो संस्कृत रूप होता है ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ।
फिर उच्चारण, उच्चारण नहीं होता है, क्या होता है, उच्चारण होता है। फिर कपूत का क्या होता है, कुपुत्र। फिर यहाँ पे देखिए काठ का काष्ठ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दो दो बार लिख दिए है ना। फिर यहाँ पे देखिए दर्शन, दर्शन का क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। दूध का दुग्ध हो जाएगा ना। फिर जीव का जीवा, जीर्ण का जीर्ण, चौराहा का चतुष्पथ, घी का घृत। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मतलब कि तत्सम से तद्भव हो क्या रहा है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो संस्कृत है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करेंगे उसे हम तत्सम कहेंगे। आपको तद्भव दिया रहेगा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि आपके एग्जाम में तद्भव दिया रहेगा और उसका हमें क्या करना होगा, तत्सम बनाना। यहाँ पे देखिए तत्सम तद्भव के और भी कई एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, और यह PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मैंने जितना वीडियो बनाया है सबका मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। अगर आप वह सब PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़कर उसे पा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, गुणी का गुड़ी हो जाएगा, गोबर का गोविष्ठा, गांव का ग्राम। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ओठ जो है उसको क्या कहते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सावन का जो तत्सम होगा वह क्या होगा, श्रावण होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए नेह का स्नेह हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाप, भाप क्या है, तद्भव है, और जो इसका तत्सम है वह क्या है, वाष्प है। तो इसी प्रकार मैंने देखिए ये पूरा जो इम्पोर्टेंट मैंने छाट के लिखा है वह सब जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसे ले सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वह पढ़ना है पर्यायवाची। अब यह पर्यायवाची होता क्या है, पर्यायवाची का मतलब कि किसी एक चीज को हम किस किस नाम से पुकारते हैं, किसी एक चीज को, चीज का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी समय, या इस प्रकार हम भी कह सकते हैं कि किसी एक मनुष्य को किस किस नाम से पुकारते हैं, किसी एक भगवान को, तो मतलब कोई भी हो सकता है। तो उसे हम जिस जिस नाम से पुकारते हैं उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देख लीजिए कमल है, तो कमल को हम क्या क्या कहते हैं, देखिए शतदल बोलते हैं, पुंडरीक बोलते हैं, उत्पल बोलते हैं, वारिज बोलते हैं, कोकनद, फिर सरसीज, पद्म, नलीन, राजीव, सरोज ना। तो पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची मतलब कि किसी एक चीज को हम जिस भी भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची कहेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में जो पर्यायवाची पूछेगा वो पूछेगा किस प्रकार से, आपके एग्जाम में देखिए जो पर्यायवाची पूछेगा, जो प्रश्न होगा पर्यायवाची पूछने का वह क्या होगा कि निम्न में से किन्हीं दो शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। या तो इस प्रकार पूछेगा, अगर इस प्रकार नहीं पूछेगा तो इस प्रकार वह पूछ सकता है कि निम्न में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मिला जुला कर वह आपसे दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द पूछेगा ना। तो हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो आपकी एग्जाम में एकदम हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे ही जाते हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे मैंने यहाँ पे राइट किया है। लेकिन मैंने किया क्या कि मैंने 2 से अधिक पर्यायवाची शब्द लिख दिए। इसका लिखने का कारण क्या है, इसका लिखने का कारण यह है कि आपको इसमें से जो याद हो जाए ना। लेकिन पर्यायवाची मैंने यहाँ पे लिखा है कमल का पर्यायवाची लिखा है, तो इसका मतलब एग्जाम में केवल कमल का पर्यायवाची नहीं पूछ सकता है, वह यह भी बोल सकता है कि जलज का पर्यायवाची लिखिए। तो जलज का मतलब कमल होगा, ये बाकी सब इसमें से भी पूछ सकता है, इसमें से भी पूछ सकता है, इसीलिए हमें इतना लिखना पड़ा। तो आप इतना भी मत याद करिए, बस इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और आपको क्या करना होगा कि जैसे कमल है तो इसका मेन 2 ठो पूछेगा तो आप 4 ठो याद करके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आप भूल भी सकते हैं ना। फिर यहाँ पे देखिए कामदेव है, तो जो कामदेव का पर्यायवाची क्या है, मदन, मनसीज, रतिपति, पंचसर ना, फिर मनोज। तो ये कामदेव का पर्यायवाची है, लेकिन हमें याद करना कितना है, मैं तो कहूँगा आप कम से कम 4 से 5 ही याद करके जाएंगे तो ठीक रहेगा। ये नहीं कि आप 2 ठो पूछेगा तो 2 ही ठो याद करिएगा, एग्जाम में भूलना भी तो हो सकता है ना। फिर यहाँ पे देखिए अगला है हाथी। हाथी को हम क्या क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, द्विरथ कहते हैं, हस्ती कहते हैं, गज कहते हैं ना। इसी प्रकार देखिए सूरज, सूरज का क्या है, भानु, भास्कर, सूर्य, दिनेश, रवि, दिवाकर। फिर वायु का है हवा, पवन, अनिल, समर, वात। फिर यहाँ पे देखिए सांप का क्या है,
नाग, ब्याल, सर्प, भुजंग, विषधर। फिर वन का क्या है, विपिन, जंगल, कानन, अटवी, अरण्य ना। तो इसी प्रकार देखिए मैंने ये पूरा पर्यायवाची शब्द लिखा है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप इसका भी पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया, पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और उसमें मैंने अपने ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और अब आप ये सब पीडीएफ एकदम बिल्कुल फ्री में पाएंगे, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही।